चल, तो इस चैप्टर की बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर की पूरी सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और उसको एकदम अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, वर्क डन, वर्क डन एंड इफिशियंसी work done and efficiency of Carnot's engine, of Carnot's engine, work done and efficiency of Carnot's engine। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, किसी ना किसी तरीके से पूछा जरूर जाएगा आप लोगों से, चाहे पूरा न्यूमेरिक, चाहे पूरा डेरिवेशन आ जाए, चाहे 2 नंबर का न्यूमेरिकल आए, ठीक है ना, चाहे 4.5 नंबर का क्वेश्चन आए, पूछा आप लोग जरूर जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो आप लोग का होता है ना वो 2 तरीके का होता है। एक होता है 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, पता होगा आप लोगों को। एक 4.5 नंबर का होता है जो सेक्शन बी में होता है ज़्यादातर के, और एक 9 नंबर का फुल क्वेश्चन होता है सेक्शन ए वाला, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो तीनों की एलिजिबिलिटी क्या करता है, रखता है, ठीक है ना। पूरा टॉपिक अगर आ जाएगा 9 नंबर बन गया आपका, ठीक है। कुछ आधा पार्ट आ गया, खाली एफिशिएंसी आ गया, 4.5 नंबर बन गया। कोई छोटा न्यूमेरिकल आ गया एफिशिएंसी पे, 2 नंबर का सवाल बन गया, ठीक है ना बेटा। पर आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा, आएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखिए, देखिए, कंसीडर द रिवर्सिबल, कंसीडर द रिवर्सिबल Carnot's cycle, consider the reversible Carnot's cycle, consider the reversible Carnot's cycle, ठीक है। चलिए देखिए एक चीज़ और समझिएगा, देखिए अभी कॉपी हमने लगा, आप लोगों ने गलती किया है, कार्नॉट्स का सी हमेशा कैपिटल से लिखिएगा, ठीक है ना, ये गलती मत करिएगा। अब कहेंगे सर आप तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं, गलती कर देते हैं आप लोग, ठीक है ना। कार्नॉट्स का सी हमेशा कैपिटल से लिखिएगा, ठीक है। देखिए फिजिक्स में जब आप किसी नाम को, जैसे मान लीजिए कि हर्ट्स है, न्यूटन है, ठीक है ना, जब आप उसको एज अ यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप स्मॉल से लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2 न्यूटन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 न्यूटन, ठीक है ना, या 50 हर्ट्स, तो 50 हर्ट्स, यहाँ पर हम स्मॉल से लिख सकते हैं, ठीक है ना। पर जब किसी डेरिवेशन में बेटा हम लोग साइंटिस्ट का नाम यूज़ करते हैं तो हमेशा ही किससे लिखना चाहिए, कैपिटल लिखना चाहिए, स्मॉल से आप नहीं लिख सकते। यूनिट में लिबर्टी है, यूनिट अगर आप लिख रहे हैं तो स्मॉल से लिख सकते हैं, 2 न्यूटन हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूनिट है ना। पर जब आप किसी डेरिवेशन में साइंटिस्ट का नाम यूज़ करते हैं, किसी थ्योरम में साइंटिस्ट का नाम यूज़ करते हैं, तो हमेशा किससे लिखना चाहिए, कैपिटल लिखना चाहिए, ठीक है ना। स्मॉल से मत लिखिएगा, गलती हो जाती है, ठीक है। हमेशा ही किससे लिखेंगे बेटा हम लोग, कैपिटल से लिखेंगे। स्मॉल से लिखेंगे उसकी आत्मा तड़प जाएगी, श्राप लग जाएगा आपको, फेल हो जाएंगे आप, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सम्मान देना, भाई सही बात है, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, 400 साल 5, अब न्यूटन जो थे वो 1600 के आसपास, 1600 से लेकर के 1700 के आसपास तक एक्टिव थे वो, तो 400 साल हो गया कि नहीं हो गया। और न्यूटन को भी हम लोग 1000 साल तक पढ़ेंगे, कम से कम न्यूटन को भी हम लोग 1000 साल तक जो है 1000 ईयर्स तक हम लोग क्या करें, न्यूटन को पढ़ेंगे। जब आप पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी लाइफ 1000 साल हो जाती है, और जब सिनेमा में आप अच्छा करते हैं तो आपकी लाइफ 100 साल होती है। जैसे दादा साहब फाल्के थे, उनको आप लोगों ने देखा नहीं था, वो 100 साल पहले एक्टिव थे, 1921 के आसपास, जब पहली बार सिनेमा आया था, ठीक है ना। तो सिनेमा में अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी लाइफ 100 साल हो जाती है। अब जो मेरा लड़का होगा वो राज कपूर को क्या जानेगा, वो नहीं जानेगा, या पिक्चर देखेगा तब कभी समझेगा राज कपूर क्या था, तो फिल्में भी उनकी दिखनी बंद हो जाएंगी, लोग इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे। तो वो उसकी बर्थ से 100 साल पहले एक्टिव थे, समझ रहे हैं आप ना। तो सिनेमा में अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी लाइफ 100 साल हो जाती है, और पढ़ाई लिखाई में अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, कोई थ्योरम आपने बना दिया, कोई इन्वेंशन कर दिया, तो आपकी लाइफ 1000 साल हो जाती है। लाइफ वो नहीं होती है जो हम मटेरियल वर्ल्ड में होने के बाद स्पेंड करते हैं, लाइफ वो होती है जो हमारे जाने के बाद भी लोग जब तक क्या करते हैं, याद करते हैं। जैसे गांधी जी हैं, अभी भी आप उनको याद करते हैं, तो उनकी लाइफ वो थोड़ी है जो स्पेंड की है मटेरियल वर्ल्ड में, वो उनकी लाइफ कहीं ज़्यादा है। बात समझ आ रही है आपको। और अगर हम आपसे पूछें कि आप लोग की एज क्या है तो आप क्या बताएंगे, ये बताइए,
हम आपसे पूछे आपकी एज क्या है तो आप क्या बताएंगे? लड़कियाँ कहेंगे सर लड़कियों से एज नहीं पूछा जाता है। नहीं, पर हम पूछ रहे हैं, आप बताइए एज क्या है आपकी, आप बताइए। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग 17 है और 19 है। तुम्हारी कितनी एज है जी? 19 है। और अगर हम आप लोग से कहें कि आप लोग की एज 10⁶ बिलियन ईयर्स है, तो आप मानेंगे इस चीज़ को? अगर हम आपसे कहें कि आपकी एज 10⁶ बिलियन ईयर्स है, तो आप मानेंगे इस चीज़ को? हैं? क्या चीज़? हड्डियाँ कैसे बचेंगी? अभी तो आप खुद ही साक्षात हैं यहाँ पर, हड्डियाँ कैसे बचेंगी? हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। 10⁶ बिलियन ईयर्स अगर हम आपसे कहें आपकी एज है तो? नहीं, इसी प्लैनेट पे आपकी 10⁶ बिलियन ईयर्स है। सोचिए कैसे, सोचिए कैसे, फिर लास्ट में आप लोगों को बताते हैं। सोचिए कैसे हमारी एज जो है 10⁶ बिलियन ईयर्स है। सोचिए, अभी लास्ट में आप लोगों को बताते हैं। आज का ये टॉपिक है, पढ़ते रहिए, सोचते रहिए कि किस लॉजिक से हमारी एज 10⁶ बिलियन ईयर्स है। चलिए लिखिए, कंसीडर द रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ठीक है ना? तो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल में देखिए होता क्या है, समझिए पहले। कार्नोट इंजन में जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है वो एक क्या होता है? साइकिल होता है। साइकिल का मतलब क्या? जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर हम क्या कर जाते हैं? पहुँच जाते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली इसमें 4 स्टेट होते हैं। ठीक है ना? देखिए होता क्या है, सिस्टम या इंजन जो होता है, या परफेक्ट गैस या वर्किंग सबस्टेंस जो भी आप कह लीजिए, वो आपका पहले किस स्टेट में होता है? स्टेट ए में होता है। किस स्टेट में होता है? ए में होता है। ए एक कोई पॉइंट है मान लीजिए अभी, ठीक? तो ए से बेटा कहाँ पर हम जाते हैं? ए से हम जाते हैं किस पे जाते हैं? बी पर जाते हैं। ठीक है ना? बी से कहाँ पर जाते हैं? बी से हम जाते हैं सी पे जाते हैं। सी से फिर कहाँ पर जाते हैं? सी से बेटा हम जाते हैं डी पर, और डी से फिर कहाँ हम जाते हैं? ए पर आते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है ना? तो जहाँ से हम चले थे वहीं क्या हो गया बेटा? पहुँच गए। इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। ठीक है ना? और इस पूरी साइकिल में चार तरह का आपका प्रोसेस फॉलो होता है। मतलब ए से ए तक आने में आपको 4 प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? गुजरना होता है। ठीक है? वो 4 प्रोसेस क्या क्या है आपको हम समझा देते हैं। देखिए कैसे, पहले समझिए, पहले उसके बाद लिखिएगा। देखिए, जब सिस्टम बोले तो कार्नोट इंजन का सिस्टम, उस सिस्टम में क्या आपका? आइडियल गैस है। ठीक? जब सिस्टम आपका ए से बी पे आता है, ठीक है ना, तो किस प्रोसेस को बेटा फॉलो करता है? वो जो प्रोसेस फॉलो करता है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या होता है वो? आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। पहले भी समझ लीजिए इसको, एकदम अच्छे से पहले समझ लीजिए, ताकि एकदम यहीं पे याद हो जाए, घर जाके याद करने की जरूरत ना पड़े। आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस टॉपिक आप लोग को यही बार हम याद करा देंगे, बस डेरिवेशन की प्रैक्टिस घर पे जाके करिएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है ना? ए से बी तक जाने में सिस्टम जो प्रोसेस फॉलो करता है वो प्रोसेस क्या होता है बेटा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए बी से सी तक जाने में सिस्टम क्या प्रोसेस फॉलो करता है? बी से सी तक। अब देखिए, स्टेट ए से कहाँ आ गया? बी पर आ गया, फिर कहाँ जाएगा? बी से सी पे जाएगा। बी से सी पर जाने में जो सिस्टम प्रोसेस फॉलो करता है उसको बेटा हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या कहते हैं बाबू? एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक, सी से डी तक जाने में सिस्टम जो प्रोसेस को फॉलो करता है उसको बेटा हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटा? आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। ध्यान से भी समझिए, पहले अच्छे से पहले समझिए आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, और डी से ए तक जाने में जो सिस्टम फॉलो करता है उसको कहते हैं बेटा एडियाबैटिक। क्या कहते हैं बाबू? एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं बाबू? एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है ना? तो 4 तरह का प्रोसेस आपके सामने आया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस,
एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस और एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है ना। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को बता देते हैं जो आप लोग के बेसिकली थोड़ा सा सिलेबस के बाहर चीज़ें पर आपको जानना चाहिए। देखिए सिलेबस के बाहर क्या समझना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का बेटा मतलब होता है टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मतलब क्या? ना सिस्टम से हीट लेना है ना सिस्टम को हीट देना, सॉरी ना सिस्टम का टेम्परेचर, ना सिस्टम को टेम्परेचर देना है ना सिस्टम से टेम्परेचर लेना। मतलब इन द सेंस कि सिस्टम का टेम्परेचर ओवरऑल प्रोसेस में क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक। एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? एडियाबैटिक का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट हमारा Q है वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। मतलब ना सिस्टम को हीट देंगे ना सिस्टम से हीट लेंगे। ठीक है। चलिए अब एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का बेटा मतलब ये होता है कि जब हम A से B पर जाएंगे तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक। और कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब C से D पर जाएंगे तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। ठीक है ना। किसके थ्रू घटेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिस्टम का वॉल्यूम क्या करेगा? घटेगा। A से B पर जाएंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिस्टम का वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। B से C पर जाएंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू सिस्टम का वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। C से D पर जाएंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू सिस्टम का वॉल्यूम क्या करेगा? घटेगा। और D से A पर जाएंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू सिस्टम का वॉल्यूम क्या करेगा? घटेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक। और कुछ और इंटरेस्टिंग बात आप जान लीजिए। आपको हमने पहले दिन क्या जब स्टार्टिंग थी तो हमने आपको बताया था कि दो तरह की हीट आपको पढ़ाई जाती है। एक होता है बेटा स्पेसिफिक हीट, एस कहते हैं आप उसको, याद है आपको? और एक होता है क्या बेटा? यल होता है। क्या होता है? यल, जिसको आप लैटेंट हीट कहते हैं। तो हमने समझाया भी था शायद आप लोगों को दोनों में क्या डिफरेंस होता है। समझाया था? नहीं समझाया था? समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, देखिए समझिएगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा। डेल्टा Q इज इक्वल टू होता है बेटा MS डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला आप पढ़ करके आए हैं स्कूल में। ठीक है ना। मास, स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर। कैलोरीमेट्री में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है ना। और हाई स्कूल में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू M इंटू L। ये भी आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। ये हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, दोनों फॉर्मूला आपका हाई स्कूल का है। ठीक है। MS डेल्टा थीटा और M इंटू L। ठीक है ना। अब समझिए बात को। देखिए दोनों का देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है। दोनों का क्या है? लेफ्ट हैंड साइड सेम है। राइट हैंड साइड में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई सिस्टम को जो हम हीट देते हैं वो क्या होती है? फिक्स होती है। सिस्टम को जो हम हीट देते हैं वो क्या होती है? फिक्स। जैसे मान लिया हमने आपको 5 रुपया दिया, सबको 5-5 रुपया दिया, 5 रुपये हमने सबको बराबर से बांट दिया। ठीक। अब आप लोग मेरे लिए क्या है? सिस्टम है, हमने आपको 5 रुपया दे दिया। अब आपके ऊपर है ना कि आप उस 5 रुपये का क्या करेंगे। यही चीज़ सिस्टम के साथ भी है। सिस्टम को जो आप हीट देते हैं ना वो अमाउंट ऑफ हीट देखिए फिक्स होती है। अब सिस्टम के ऊपर है कि वो उस हीट का क्या करेगा। अब मान लीजिए सिस्टम अपना टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है? अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तब बेटा वहां पर हम किसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं? स्पेसिफिक हीट का। किसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम? स्पेसिफिक हीट का। ठीक। और सिस्टम अगर उस हीट को लेकर के अपनी अवस्था परिवर्तन कर रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है ना। जैसे बर्फ से क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। पानी से क्या बन रहा है? स्टीम बन रहा है। ठीक है ना। अवस्था चेंज हो रही कि नहीं हो रही? सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से क्या हो रहा है? गैस हो रहा है। ठीक। तो जब आप स्टेट चेंज, सिस्टम को आपने हीट दिया, सिस्टम ने क्या किया? अपना स्टेट चेंज किया, तो वहां पर जो बेटा कॉन्सेप्ट लगता है वो किसका लगता है? लैटेंट हीट का। ये बात समझिएगा। देखिए अमाउंट ऑफ हीट दोनों में क्या है? सेम है। अब सिस्टम के ऊपर है कि सिस्टम क्या करेगा। अगर अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि स्टेट चेंज हो रहा है तो आप कहते हैं लैटेंट हीट होगा। वहाँ पे लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आप लगा देते हैं। ठीक है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस आपका होता है। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक। और एक क्वांटिटी आपकी और होती है, एक क्वांटिटी आपकी यहाँ से एक और डिफाइन की जाती है। थोड़ा सा जान लीजिए। अब आया टॉपिक तो इसी बहाने सिखा दें आप लोग को। थोड़ा जान लीजिए। एक क्वांटिटी यहाँ से और आपकी डिफाइन की जाती है। देखिए उस क्वांटिटी को हम कहते हैं M इंटू एस। M इंटू एस को जानते हैं क्या कहते हैं? M इंटू एस। M इंटू एस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? डेल Q बाई डेल थीटा। या स्मॉल चेंज के लिए हम इसको dQ बाई डी थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना। तो जो M इंटू एस होता है वो बेसिकली किसके इक्वल हो गया बताइए? हमारे स्मॉल चेंज के लिए dQ बाई डी थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है ना। और इस M इंटू एस को हम क्या कहते हैं पता है आपको? एस को तो स्पेसिफिक हीट कहते हैं।
क्या कहते हैं इस M/S को, बताइए कोई बताए, इस M/S को हम क्या कहते हैं बताइए। इस M/S को हम कहते हैं बेटा थर्मल हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं? थर्मल हीट कैपेसिटी। और उसको कैपिटल S से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो कैपिटल S इज इक्वल टू बेटा किसके इक्वल हो गया? dQ/d थीटा। तो S क्या होता है बेटा? आपका थर्मल हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। और S इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? dQ/d थीटा के, ठीक है ना। अब चलिए समझिए, अब चलिए समझिए, ध्यान से मेरी बात कहीं समझिएगा, इसको आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा। ये RX है, RX समझते हैं आप लोग क्या होता है? जब RX हम बनाया करें तो सूत्र नोट कर लिया करें। RX का मतलब क्या? जब डॉक्टर दवाई देता है आपको तो ऐसे RX लिखता है। RX का मतलब क्या होता है? सुबह शाम 2 टाइम लेना है इसको, ठीक है ना। और एकदम याद कर लीजिएगा दिमाग में, ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं ये। देखिए होता क्या है, अब मान लीजिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है आपका, मान लीजिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस मान लीजिए, ठीक। तो अगर बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट होगा तो जाहिर सी बात है चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्या हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है ना। मतलब पहला प्रोसेस जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसको कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हर कंपटीशन में सीधे पूछ देते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है अगर, तो बेटा T हमारा क्या होगा बताओ? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। या T की जगह पे यहाँ पर हम dQ/d थीटा की जगह पे S इज इक्वल टू dQ/dt भी तो कर सकते हैं ना भाई। केल्विन स्केल पर अगर आप जाएं तो थीटा को आप T कैपिटल T से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो बेटा T अगर कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट T इज इक्वल टू क्या है बेटा? कांस्टेंट है। T क्या है बेटा बताओ? हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हमारा T कांस्टेंट है तो dt किसके इक्वल हो जाएगा? dt बेटा हो जाएगा 0 के। भाई कांस्टेंट टेम्परेचर का चेंज हमारा होना है नहीं। और dt बराबर अगर हम 0 रख देंगे यहाँ पे तो s की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बताइए? s हमारा किसको टेंड कर जाएगा? इनफाइनाइट को। किसको टेंड कर जाएगा? इनफाइनाइट को। तो क्या रिजल्ट मिला हमको? ये रिजल्ट मिला कि जो थर्मल हीट कैपेसिटी होती है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में कि थर्मल हीट कैपेसिटी कितनी होगी आइसोथर्मल प्रोसेस में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग नहीं होंगे। थर्मल हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में बताइए? इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। और अगर प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक है तब क्या होगा बताइए? एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है क्या होगा बताइए? एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो Q है वो क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और Q कांस्टेंट है तो dQ बराबर किसके हो जाएगा बाबू? 0 के। dQ क्या हो गया? 0 हो गया। और dQ अगर 0 हो गया, आप dQ इसमें 0 रख दीजिए तो S किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? S हो जाएगा हमारा 0 के। मतलब क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम की थर्मल हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 0। और आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम की थर्मल हीट कैपेसिटी कितनी होती है बताइए? इनफाइनाइट। पहली बात तो बच्चों को थर्मल हीट कैपेसिटी नहीं पता रहती है, स्पेसिफिक हीट पता रहता है पर थर्मल हीट कैपेसिटी नहीं पता रहती है। तो स्पेसिफिक हीट में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? मास से, ठीक है ना। और वही क्या हो जाता है आपका? थर्मल हीट कैपेसिटी हो जाता है या हीट कैपेसिटी हो जाता है, ठीक है बेटा। चल तो मन करे तो कहीं इसको नोट आप कर लीजिए, कहीं रफ में कहीं नोट कर लीजिएगा। रफ में नोट करने मतलब ही नहीं कि भूल गए उसको याद करने के लिए नोट करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, दिमाग में हमने कहा आप लोग को बता दें। कहीं बुढ़ापे में मान लीजिए आप लोग पढ़ाए वढ़ाएं तो आप लोग को भी याद आए। और कहीं मान लीजिए हाई स्कूल में कोई बच्चा है, इंटर में कोई बच्चा है, उसको आप पढ़ा रहे हैं तो सब समझाएंगे तो लगेगा गुरुजी को कितना आता है, मैम को कितना आता है, और फ़ैन हो जाएगा आपका वो। चलिए देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हमने कोई नया कॉन्सेप्ट यूज़ किया है क्या इसमें बताइए आप? कोई नया कॉन्सेप्ट यूज़ किया है? सारा फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, कुछ नया नहीं है। बस थोड़ा ट्विस्ट करके आ जाता है तो आप लोग गायब हो जाते हैं। ये मत नोट करिएगा, ये तो अभी हम बताएंगे, बस ये नोट कर, नीचे वाला बस नोट करिए, वो तो बताएंगे अभी हम, वो तो बताएंगे अभी हम। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। बहुत छोटी छोटी बेटा चीज़ें होती हैं पर ये सब जो है ना फंसा देती हैं लोगों को।
पर आप लोग नहीं फंसेंगे, एकदम एक चीज़ समझते हुए चलिए और यहीं पे याद भी कर लिया करिए। कार्नोट इंजन में कार्नोट साइकिल कार्नोट इंजन में जो प्रोसेस होता है और उसको कार्नोट साइकिल कहते हैं। कार्नोट साइकिल में 4 तरह का प्रोसेस होता है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, 2 एडियाबैटिक होते हैं, ठीक, और 2 एक्सपेंशन होता है, 2 कंप्रेशन होता है। बस मुश्किल है क्या? तो थर्मोडायनेमिक्स से दोस्ती आप लोग की हो जाएगी, वो घबराइए नहीं, बस तो घर पर जाकर रिवीजन किया करिए। हाँ, M/S को कैपिटल S कर देते हैं, वो नोटेशन होता है थर्मल हीट कैपेसिटी का। टेम्परेचर थीटा से और क्या डिनोट किया जाता है? हाँ, फिजिक्स में एंगल किया जाता है, एंगल करते हैं फिजिक्स में। बट थीटा से टेम्परेचर ही किया जाता है। देखिए, ऐसा डिनोट करने का कोई नियम नहीं होता है कि न्यूटन नियम लिख कर कोई मरे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, वो आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है ना। जैसे ये जो भी नोटेशन है ग्रीक नोटेशन होता है, थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। अब आप कहेंगे सर ग्रीक नोटेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो जो सबसे पहले साइंस डेवलप हुई थी ग्रीस में डेवलप हुई थी। आप लोगों ने जूलियस सीजर का नाम सुना होगा, सुना नहीं सुना आप लोगों ने? जूलियस सीजर को सुना है कभी? जूलियस सीजर का नाम, जूलियस सीजर का नाम सुना होगा भाई। जूलियस सीजर पढ़ाया जाता है, शेक्सपियर की बहुत अच्छी क्या कहते हैं वो ड्रामा है जूलियस सीजर, पूरा कहीं पढ़िएगा। हम लोग जब इंटर में थे, अब तो इंटर में खैर मैकबेथ पढ़ाई जाती है, हम लोग इंटर में थे तो जूलियस सीजर था, एक पूरा ड्रामा की एक अलग से पेपर होता था, उसमें पूरा लिखना होता था कैरेक्टर्स के बारे में, और उस कैरेक्टर कुछ क्वेश्चन फिक्स रहते थे कि किस कैरेक्टर का क्या इम्पैक्ट था, या आपके हिसाब से सबसे तगड़ा कैरेक्टर कौन था, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करिए आप। एंड में क्या हुआ था, आप लोग भी ड्रामा पढ़े होंगे तो इंटर में जानते होंगे, ठीक है ना, तो ऐसे एक्सप्लेन करना होता है ड्रामा में। तो जूलियस सीजर जो है वो क्या कहते हैं, रोम के जो थे राजा थे, ठीक है ना, वही ग्रीस रोम वही सब एक ही था उस समय, तो ग्रीस और रोम के क्या थे, वो राजा थे, ठीक है ना। आप लोगों से अगर हम पूछें कि साल का सबसे आखिरी महीना क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? दिसंबर होता है साल का सबसे आखिरी महीना। बताइए, सोच के बताइए, साल का सबसे आखिरी महीना क्या जानते हैं आप? दिसंबर में देखिए आता है डेक, दिसंबर में आपका आता है डेक आता है ना। और आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा डेक का मतलब होता है 10, मोनो मतलब 1, बाई या डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। पेंटा के लिए 5 होता है, हेक्स के लिए 7, हेप्ट के लिए हेक्स के लिए 6, हेप्ट के लिए 7, ऑक्ट के लिए 8, नोन के लिए 9 और 10 के लिए क्या होता है, डेक होता है कि नहीं? देख लीजिए आप, 10 के लिए क्या होता है, डेक होता है। मतलब क्या कि दिसंबर कौन सा महीना है? 10वां महीना है। नहीं, हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है इसमें? हिंदू मुस्लिम तो हिंदू में तुम दिसंबर पढ़ती हो क्या? उसमें तो आषाढ़, सावन, चैत, बैसाख ये सब होता है। वो फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा, मार्च नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर होता है। हम लोग ऐसे चैत, बैसाख, फागुन ऐसे देखा जाता है। कार्तिक होता है, जैसे सितंबर कार्तिक, जो आप में कार्तिक शुरू होने वाला है। बताइए, अरे भाई आपके सामने लॉजिक दे रहे हैं भाई, हम आपने लॉजिक दे रहे हैं हम ना। लॉजिक सही है कि नहीं सही है? किसका मतलब? हाँ, जनवरी के लिए बनने वाले, जनवरी फरवरी के लिए हम बताते हैं क्या होता है। जो बाकी जो सब होते हैं वो सब गॉड्स के नेम है। अगस्त हो गया जैसे, ठीक है, अगस्त हो गया, गॉड का नाम है। सितंबर से फिर आपका काउंटिंग स्टार्ट होती है। 7 हो, सेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नवंबर में आपका 9 हो गया 9, फिर दिसंबर में आपका 10 हो गया।
काउंटिंग ऐसे स्टार्ट होती है आपकी। देखिए होता क्या था, जैसे पहले रोम जो ग्रीस होता था ना, तो वहाँ पर जैसे भालू होता है ना, भालू रहता है ना, तो भालू क्या करता है, भालू 6 महीना जो है सोता रहता है। अपनी जब बर्फ़ वर्फ पड़ती रहती है तो भालू क्या करता है, 6 महीने खाना इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद अपना गुफा में जा क्या करते हैं, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। 6 महीना क्या करता है, सोता है खूब आराम से, ठीक। तो पहले लोग भी यही काम करते थे। पहले जब रोम या जो ग्रीस जिसको आप कहते हैं, तो होता क्या था कि दिसंबर और फरवरी में वहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती थी, मतलब कुछ भी काम करना पॉसिबल नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे, वो दो महीना होता था उसको काउंट ही नहीं करते थे। दिसंबर तक ये लोग काउंट करते थे, 2 महीना कोई काम होता नहीं था तो उसको लोग काउंट ही नहीं करते थे, क्योंकि वो समय नहीं होता था। जब जूलियस सीजर आया, राजा जो था, उसने क्या किया, उस टाइम को भी काउंट करना शुरू किया। तो जनवरी को उसने 1 महीना बनाया, और फरवरी जो दिन बचे उसने क्या किया, फरवरी में क्या किया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। इसीलिए फरवरी में दिन की संख्या क्या है, कम है। तो सबसे आखिरी जो महीना ऐड हुआ आपके कैलेंडर में, मॉडर्न कैलेंडर में, वो क्या था, फरवरी था। तो लास्ट महीना आपके मॉडर्न कैलेंडर में ऐड होता है, वो क्या है, फरवरी है। वो दिसंबर नहीं है, वो क्या है, फरवरी है आपका, क्योंकि उसीलिए उसमें दिन की संख्या कम है। टाइम वो काउंट होता नहीं था भाई, उस समय इतनी बर्फ गिरती थी, कोई काम ही नहीं कर सकते थे आप, तो टाइम काउंट होता नहीं था। जो मॉडर्न कैलेंडर आपका है, उसमें सबसे आखिरी महीना क्या है, फरवरी, इसलिए उसमें दिन की संख्या कम है। वरना फरवरी को ऐसा भेदभाव थोड़ी था भाई लोगों को, भाई क्यों भेदभाव, भाई 30-31 चलता रहता है, फरवरी में आपका 28 था, है ना। चल, इसीलिए उसमें जो है संख्या कम है। वो तो खैर अलग लॉजिक है। चलिए, तो आपको पूछेगा आखिरी महीना क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, तो क्या पागल समझ भी लेगा यार, पूरी कहानी बताइएगा उसको। जो नहीं पढ़ा लिखा है बेटा, हमको सब आता है, हम मल्टी टैलेंटेड हैं। जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है ना, उससे आप बहस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों से हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी आप इंटर पास हैं, आपसे हम क्या बहस करेंगे बताइए। चलिए, और पढ़े लिखे आदमी जो नहीं पढ़ा लिखा उससे बहस करनी भी नहीं चाहिए, समझदार आदमी की निशानी होती है, बहस से बच निकल जाना चाहिए साइड से। चलिए, क्या लिखा जी, कंसीडर द रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल A to B, B to C, C to D, D to A, ठीक है ना। चलिए, तो समझ में आगे बात आप लोगों को, ठीक है, कि 4 प्रोसेस होगा, 2 आइसोथर्मल, 2 एडियाबैटिक, 2 एक्सपेंशन और 2 कंप्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर लिखिए ऑन पीवी डायग्राम, ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का मतलब क्या है, पीवी डायग्राम का मतलब क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे हम, और उसको जो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल है बेटा, उसको उस पीवी डायग्राम में क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। लिखिए ऑन पीवी डायग्राम टू ऑब्टेन हाँ, उसी के आगे ऑन पीवी डायग्राम टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। अभी तो पहला ही सवाल आप लोग नहीं सॉल्व किए कि एज कितनी आप लोगों की है। टू ऑब्टेन, क्या लिखा, टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड efficiency of Carnot's engine, ठीक है ना। चलिए, क्या लिखा आपने, कंसीडर द रिवर्सिबल साइकिल A to B, B to C, C to D, D to A ऑन पीवी डायग्राम। फिर उसके बाद लिखा ना आपने ऑन पीवी डायग्राम, फिर क्या, कंसीडर टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। चलिए अब देखिए, आइए बनाते हैं पीवी डायग्राम। तो देखिए, पीवी डायग्राम में हमेशा जो एक्स डायरेक्शन होता है उधर बेटा हम किसको लेते हैं, वॉल्यूम को, और जो वाई डायरेक्शन होता है उसमें बेटा क्या लेते हैं हम, पी। देखिए एक चीज़ और समझिए, ऐसा एक्स वाई जेड का कोई एकदम नियम नहीं है कि आप इसी डायरेक्शन में एक्स लेंगे, आप किसी डायरेक्शन में एक्स ले सकते हैं। अगर रिलेटिविटी आप लोग पढ़े होंगे नहीं कायदे से, वरना आप लोग को अच्छे समझाते हैं रिलेटिविटी में क्या होता है। रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट होता है आपका, अगर आप पढ़े होंगे रिलेटिविटी का तो एक पोस्टुलेट होता है क्या, कि ऑल द डायरेक्शंस आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। ये पोस्टुलेट होता है रिलेटिविटी का, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, कि जो भी डायरेक्शन होता है
फिजिक्स में जो भी डायरेक्शन हम लेते हैं या मैथ्स में जो भी डायरेक्शन लेते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है ना। और आइडेंटिकल से अच्छा वर्ड यूज़ होता है आइसोट्रॉपिक। क्या वर्ड यूज़ होता है, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या कि पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी भी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर। भाई 3 डायमेंशन, हमारे पास 3 डायरेक्शन होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ठीक है ना। तो पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप कोई भी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ये रिलेटिविटी का पोस्टुलेट है। ये मतलब तो पार्टिकल अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, आपको जिस तरह से एक्सप्लेन करना है उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिलेटिविटी का पोस्टुलेट ये कहता है कि जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हमारे होमोजीनियस होते हैं, और जो भी डायरेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, आइसोट्रॉपिक होती हैं। अब बच्चों को आइसोट्रॉपिक का मतलब नहीं समझ आता, तो आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, देखिए रिलेटिविटी जब आपको बेसिक पढ़ने पता नहीं कौन पढ़ाया था, रिलेटिविटी जब पढ़ाया जाता है तो रिलेटिविटी पढ़ाने में जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है पता है क्या होती है, उसकी वोकैबुलरी, उसका जो वोकैब होता है बहुत मुश्किल होता है। वो ऐसे ऐसे शब्द उसमें आते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ा था। जैसे एक शब्द आपका आता है इनवेरिएंट, ध्यान से मेरी बात समझना बाबू, एक शब्द आपका आता है इनवेरिएंट। क्या शब्द आता है आपका, इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट देखिए आपको रिलेटिविटी में ही पढ़ने को मिलेगा, पर इनवेरिएंट आपके लिए नया शब्द नहीं है, आप इसके मतलब जानते हैं। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। पर आइंस्टीन ने रिलेटिविटी में कांस्टेंट वर्ड ना यूज़ करके क्या वर्ड यूज़ किया, इनवेरिएंट। तो हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है, इनवेरिएंट पढ़ना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन एक वर्ड आ जाता है आपका, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घड़े आना। रिड्यूस किया भी आप कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। डायलेशन मतलब क्या होता है, बढ़े आना। तो इंक्रीमेंट की जगह पे आप डायलेशन बोलते हैं, है कि नहीं। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन सब आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेटिविटी, अगर आप पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो उसी तरीके से रिलेटिविटी पढ़ाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेटा, वो होता है वोकैब का। वोकैब इन द सेंस कि उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपका लेज़र, ध्यान से समझना, लेज़र, ठीक है ना। अब लेज़र में क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई, इसमें देखिए एक शब्द आता है एस। एस से क्या होता है, एस से क्या होता है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जो स्टिमुलेटेड वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, स्टिमुलेटेड वर्ड का मतलब होता है इंड्यूस। क्या होता है, इंड्यूस करना। पर अब क्योंकि आइंस्टीन ने जब पहली बार लेज़र का कॉन्सेप्ट दिया था 1915 में आइंस्टीन पेपर पे लिख दिए थे कि लेज़र कैसा होगा, ठीक है ना। अब जब थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लेज़र एक्चुअल में होता कैसे है। तो उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया था, इंड्यूस के लिए स्टिमुलेटेड। तो वही वर्ड हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो समझ में आ रही बात आपके ना, कि वोकैब जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको आप चेंज कर नहीं सकते हैं, पर मतलब समझना चाहिए कि स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना, प्रेरित करना। और इंड्यूस आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आपने इंड्यूस वर्ड पढ़ा, आपको पता है कि कैसे कॉइल को ले जाते हैं, तो कैसे मैग्नेट को ले जाते हैं, तो कॉइल में हमारा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है, करंट हमारा इंड्यूस होता है कि नहीं होता है। तो इंड्यूस वर्ड आप पहले से जानते हैं, पर स्टिमुलेटेड वर्ड जो है ने यूज़ कर दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टिमुलेटेड मतलब क्या होता है, स्टिमुलेटेड मतलब बेटा क्या होता है, इंड्यूस करना, प्रेरित करना, ठीक है ना। तो 1915 में आइंस्टीन लेज़र का कॉन्सेप्ट देके मतलब चले गए दुनिया से उसके बाद, और 1960 में जाकर के पहला लेज़र बना था। कितने साल बाद, 45 साल बाद। पेपर पे लिख के आइंस्टीन चले गए थे और 1960 में पहला लेज़र बना था। 45 साल लग गया पहला लेज़र बनने में, ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि आप इस चीज़ को समझिए, जब भी फिजिक्स में आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो रिलेटिविटी में पोस्टुलेट दिया जाता है कि जो भी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह का होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह का होता है, 3 तरह का, ठीक, 3 तरह का होता है। आपके सिलेबस में 3 तरह का है, पर ओवरऑल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेटा वो 11 होता है। कितना होता है, कहीं 11 लिखा मिलेगा, कहीं 13 आपको लिखा मिलेगा, पर पढ़ना आपको 3 ही है। BSc से लेकर MSc तक आपको कितना पढ़ना है, 3 पढ़ना है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी प्रॉब्लम को जब आप चूज़ करते हैं तो इस 11 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से आप कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को समझने के लिए चूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, प्रॉब्लम नहीं कहता है कि हम इसी में सॉल्व होंगे। होता क्या है, अब किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या होता है, आसान होता है। किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या होता है, मुश्किल होता है, मैथमेटिक कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो हम लोग करते क्या हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, हम लोग चूज़ कर लेते हैं, ठीक।
कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया आपका, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और क्या, कोई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये आपका क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया आपका, पैराबोलिक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका होता है, एलिप्सॉइड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका होता है, ऐसे ही 11 होते हैं। हम लोग को 3 ही पढ़ना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 3 तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। यही हमारे सिलेबस में फिजिक्स में जब आप आएंगे फिर 3rd ईयर में, अगर आप आ जाते हैं तो 3rd ईयर अगर आप पहुंचते हैं तो 3rd ईयर में आपको जो है पढ़ाएंगे हम। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आप लोगों को, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, रिलेटिविटी में ये बात आपको समझाई गई है कि जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एक जैसे, मतलब होमोजीनियस होते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, मतलब भेदभाव नहीं होता है। किसी प्रॉब्लम को आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। बस करते क्या है, क्योंकि भाई इंसान आलसी होता है तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करता है जिसमें प्रॉब्लम आसानी से क्या हो सके, सॉल्व हो सके, ठीक। और जो भी डायरेक्शंस होती हैं बेटा वो सारी की सारी कैसी होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। मतलब किसी डायरेक्शन में आप पार्टिकल का मोशन क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ये रिलेटिविटी में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, अगर आप लोग को याद हो तो, जो कि आप लोग को याद होगा नहीं, हम जान रहे हैं, ठीक है। तो ये बात जान लीजिए, ठीक है ना, कि किसी प्रॉब्लम को आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी डायरेक्शंस होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है बेटा, आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग, ऐसे नहीं है कि इसी डायरेक्शन में आपका x होना चाहिए, पर एक जनरल कन्वेंशन में लेकर के चलते हैं, x को इधर ले लेते हैं, y को इधर, z को इनटू द प्लेन ले लेते हैं, मतलब प्लेन में ले लेते हैं, और तो आउटसाइड द प्लेन ले लेते हैं, ठीक है ना, आउटसाइड द प्लेन ले लेते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि पीवी डायग्राम जब आप बनाएंगे तो अब देखिए हम कह रहे हैं x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन कहने का मतलब मेरे क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा किसको लेंगे हम, v को, और वर्टिकल में किसको लेंगे बेटा, p को, ठीक है ना। और एक चीज़ समझिएगा, जब भी आप डायरेक्शन या एक्सिस डिनोट किया करें तो हमेशा ही बेटा कैपिटल से डिनोट किया करें। किससे डिनोट किया करें, कैपिटल से। एक्स वाई जेड डायरेक्शन या एक्स वाई जेड एक्सिसेस, जैसे एक वर्ड यूज होता है एक्सिसेस। एक्सिसेस का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है एक्सिस, दोनों में क्या डिफरेंस है, हाँ, ये प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। ये क्या है आपका, एक वचन है, ये क्या है आपका, बहुवचन है। ये बहु है, ये सास है, ठीक है ना। ये एक्सिस होता है, क्या होता है, एक्सिस होता है आपका, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड एक्सिस अगर लिखा है तो हमेशा बेटा कैपिटल से लिखना चाहिए। और अगर कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तो कैसे लिखना चाहिए, स्मॉल से लिखना चाहिए। देखिए बहुत छोटी चीज़ें हैं, इसलिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अगर आप लिख रहे हैं तो किससे लिखना चाहिए, स्मॉल से। और डायरेक्शन या एक्सिस अगर आप लिख रहे हैं तो किससे लिखना चाहिए बेटा, कैपिटल से। बहुत छोटी चीज़ें हैं, सब बच्चे पर गलती कर देते हैं, इसी में नंबर कटता है। सीनियर टीचर जो होता है ना, काट देता है, तुरंत काट देगा आपका, और आपको पता नहीं चलेगा गलती हमसे कहाँ हुई है। बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ये सब, ठीक है ना। तो जब भी आज के बाद से हम एक्सिस बोलेंगे या डायरेक्शन बोलेंगे, क्या यूज़ करना है बेटा, कैपिटल। और जब भी हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो क्या यूज़ करना है, स्मॉल। आज समझाने के बावजूद आप लोग गलती करेंगे, नहीं होता है, वो गलती होगी, क्योंकि शुरू से गलत लिखने की आदत है आप लोगों को, तो गलती होगा, ठीक है ना, वो गलती होता ही होता है, ठीक। फिर से हम टोकेंगे आप लोगों को, और एक बार गलती करने में टोक देंगे तो आप लोगों को फिर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की बात से ध्यान दीजिएगा, जब भी एक्सिस वर्ड यूज़ हो इस कैपिटल नोटेशन, जब भी कोऑर्डिनेट वर्ड यूज़ हो तो क्या करेंगे बेटा हम लोग, स्मॉल नोटेशन, ठीक है। चलिए आइए पीवी डायग्राम बनाते हैं, चलिए आराम से अभी सीखते हुए चले, एक चीज़ कोई बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी तो पहले जो कचरा भरा है पहले उसको साफ करना है। चलिए, तो V आपका x डायरेक्शन में हो गया, P आपका कहाँ हो गया, y में हो गया। क्या हुआ, P आपका y में हो गया, x डायरेक्शन क्या हो गया आपका, V हो गया, ठीक है ना। चलिए, और x y जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई डायरेक्शन ले सकते हैं, पर क्योंकि आप जानते हैं कि x हमारा इधर होता है, y हमारा इधर होता है, इसलिए हमने x y बोल रहा है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे ओरिजिन बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सिस्टम बेटा कहाँ होता है हमारा, सिस्टम बेटा कहाँ होता है हमारा, स्टेट ए पर होता है, और स्टेट ए से कहाँ जाता है वो बेटा, स्टेट बी पर जाता है, ठीक है ना। तो अब स्टेट ए से स्टेट बी पर जाने के लिए करता क्या है सिस्टम, हमने आपको बताया था ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो आपको पता है कि ए से बी तक सिस्टम क्या करेगा, किस प्रोसेस को फॉलो करेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो आइए बताते हैं, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में होता क्या है, देखिए इनिशियली सिस्टम कहाँ पर होता है बेटा, स्टेट ए पर होता है, ठीक है। और वो करता क्या है, सोर्स से H1 अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है बेटा, लेता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1।
बात समझिएगा। सोर्स से क्या करता है बेटा, H1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, और कहाँ चला जाता है, B पर चला जाता है, ठीक है ना। और अगर इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है A पे जो वॉल्यूम होगा वो B से क्या होगा, कम होगा। तो सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज किया कि नहीं किया, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। क्यों आइसोथर्मल, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों एक्सपेंशन, वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, सिस्टम कहाँ जाता है, बी से कहाँ जाता है बेटा, सी पे जाता है। कहाँ जाता है, बी से सी पे जाता है, ठीक है ना। बी से कहाँ जाता है बेटा, सी पे जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इसके थ्रू जाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। देखिए बी पर वॉल्यूम कुछ और था, सी पे क्या हो गया, वॉल्यूम कुछ और हो गया, और बी पहले है, सी बाद में, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ हमारा, इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, सी से बेटा कहाँ आता है वापस, सी से वापस आता है डी पे। सी से कहाँ आता है बेटा, वापस डी पर आता है, ठीक है ना। किस प्रोसेस के थ्रू, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। सी से कहाँ आता है, डी पर आता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, सॉरी। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या करता है वो, H2 अमाउंट ऑफ हीट, ध्यान समझिएगा, H2 अमाउंट ऑफ हीट किस टेम्परेचर पे बेटा रिजेक्ट करता है हमारा, T2 टेम्परेचर पे। किस पे रिजेक्ट करता है हमारा, T2 टेम्परेचर पे, ठीक है ना। किसको रिजेक्ट करता है, सिंक को H2 अमाउंट ऑफ हीट T2 टेम्परेचर पे क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। और फिर D से कहाँ चला जाता है, इसको हम थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं। फिर बेटा D से कहाँ चला जाता है, A पे चला जाता है, ठीक है ना। किस प्रोसेस के थ्रू बेटा, किस प्रोसेस के थ्रू, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस के थ्रू। मतलब ना हीट देता है ना हीट लेता है। बात समझ में आ रहा है। चार प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है ना। एक्सपेंशन में क्या करता है, सोर्स से H1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है T1 टेम्परेचर पे, और आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या करता है, सिंक को H2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। और आप लोग को पता है शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, कि T1 हमेशा बेटा किससे बड़ा होगा, T2 से। ये हमने आपको सिखाया है, ठीक है। चलिए तो फिगर क्या बना देंगे आप, रिवर्सिबल, फिगर का नाम लिख दीजिएगा, रिवर्सिबल फिगर बना लो बाबू, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। चलिए जल्दी बना लीजिए, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, जल्दी बनाइए। आसान है, याद हो गया प्रोसेस ना। यहीं पे कौन कौन सा प्रोसेस होता है, चार प्रोसेस, दो आइसोथर्मल, दो एडियाबैटिक, दो एक्सपेंशन, दो कंप्रेशन। एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल में H1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लेता है किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, H2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। आसान था। चलिए सब कुछ बेटा यहीं पे याद कर लेना है, घर लेके कुछ भी नहीं जाना है, बस घर पे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे प्रैक्टिस आपको डेरिवेशन का, डेरिवेशन में कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं, उसको हम यहाँ पे समझा देंगे, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि दिमाग एग्ज़ाम में दिमाग नहीं काम करेगा आप लोगों का, हम जान रहे हैं। इतिहास में यही होता है, इतिहास में यही होता आएगा। इतिहास में जो हुआ है भविष्य में वही दोहराया जाएगा। आपके पूर्वजों से जो गलती हुई थी वही गलती आप भी करेंगे। आपके खैर पूर्वज में तो हम लोग भी आते हैं आपके पूर्वज में तो हम लोग भी आ गए। हम लोग को टीचर इतना मर मर के नहीं पढ़ाते थे, इतना नहीं समझाते थे जितना आप लोग को समझा रहे हैं। तो हम लोग से गलती भी होती थी, क्योंकि पता था नहीं भाई कहाँ गलती हो सकती है। वो तो पढ़ते पढ़ाते रियलाइज़ हुआ कि हाँ बच्चे यहाँ गलती करते हैं। कॉपी जब टेस्ट की आते हैं हम लोग चेक करते हैं, रियलाइज़ होता है बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ यार इस चीज़ को समझाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा फिर गड़बड़ कर देगा। आप लोग देखिए पास होके निकल जाते हैं, हम लोग हर साल फेल होते हैं। उसी क्लास में बार बार पढ़ाना, हर साल फेल हो रहे हैं हम लोग। आप लोग पास होके निकल जाएंगे, हम लोग फेल हो जाते हैं। चलिए ठीक है बेटा, चल थोड़ा सा लिख लीजिए, काम ख़त्म किया जाए। लिखिए लिखिए, सपोज लिखिए, सपोज सपोज सपोज
PV coordinates, suppose PV coordinates of states, suppose PV coordinates, अब PV coordinates हम बोले तो ऐसे कैपिटल P लिखिएगा। यहाँ पे क्या है ना कि ये वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, वो मैथ वाला कोऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो आपको पता है कि प्रेशर को हमेशा कैपिटल P से डिनोट करते हैं, तो वॉल्यूम को कैपिटल V से, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं फॉलो हो पाएगी, वो जब मैथ हम पढ़ेंगे तभी फॉलो हो पाएगा। तो स्मॉल p मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्या लेंगे, कैपिटल V लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल जो है फिक्स होता है, ठीक है ना, उसमें चेंज आप नहीं करते हैं, ठीक है। क्या लिखा बेटा बताओ, सपोज PV कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेट A, B, C and D are, ठीक है ना। A, B, C और D के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे बेटा। पहला हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा P1 V1, देखिए P1 V1 R P1 V1। A के लिए क्या लेना है बेटा, P1 V1, ठीक है ना। B के लिए क्या लेना है बेटा बताओ, P2 V2, अरे बड़े समझदार हैं आप लोग। C के लिए क्या लेंगे बताइए, P3 V3, अरे इतने टैलेंटेड बच्चे अब तक मिले थे हमको। P3 V3 एंड D के लिए क्या हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, इतने तेज बच्चे बताइए, अरे भगवान। P4 V4 बताइए, बोलने से पहले ही पता था वो क्या होगा, इतने टैलेंटेड बच्चे। आज तक ऐसा बैच आया नहीं था कभी जो इतना टैलेंटेड होगा। चलिए P1 V1, P2 V2, P3 V3 एंड P4 V4 रिस्पेक्टिवली बोले तो क्या होता है, हाँ मतलब A के लिए P1 V1, B के लिए P2 V2, C के लिए P3 V3, D के लिए P4 V4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है ना, चलिए ठीक, फिर लिखिए। अब देखिए समझिए, अब इस पूरे साइकिल के लिए या इस पूरे प्रोसेस के लिए मुझे क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो अब देखिए इस वर्क डन निकालने में वो क्या रहा है, 4 तरह का प्रोसेस हो रहा है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करें, अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और क्योंकि वर्क डन हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर वाला लफड़ा है नहीं, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, नंबर की तरह से उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर हमको कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन क्या करें, हम कैलकुलेट करें और फिर सबको क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। लिखिए, चलिए जल्दी लिखिए। इफ का मतलब क्या होता है, हाँ यही सब है ना, थोड़ा तारीफ कर दिए, अंग्रेजी खराब हो गई तुम लोगों की। इफ लिखिए इफ W, हाँ यदि होता है, अगर होता है, अगर मगर डगर। देखिए इफ W बी द नेट वर्क डन इन रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, then W इज इक्वल टू बेटा किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, W इज इक्वल टू हो जाएगा WAB, ठीक, प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। इसको क्या बना देंगे, इक्वेशन नंबर 1 छाप दीजिए, जल्दी छापिए। चारों को अलग अलग क्या कर दिया, ऐड कर दिया, टोटल वर्क डन मिल गया। ठीक है बेटा, आसान था। चलिए इक्वेशन 1 बना दीजिए इसको। और क्योंकि वर्क डन हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, तो ऐड करने में कोई दिक्कत है नहीं। वेक्टर होता तो सोचना पड़ता था डायरेक्शन का, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड करने में कोई दिक्कत बेटा नहीं है। लिखिए वेयर WAB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, WBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन फ्रॉम B to C। WCD क्या हो जाएगा बताइए, वर्क डन फ्रॉम C to D। और WDA क्या हो जाएगा, एंड WDA क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम D to A।
जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, जल्दी छापिए जल्दी छापिए 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 छापिए। प्रिंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। आइंस्टीन ने कहा था इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज, पर DDU में प्रिंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। छापने आना चाहिए आपको, समझ में आ रहा है? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, छापने आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। और एक ही मंत्र बनाइए BSc का, प्रिंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। जितना छापेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा, और नहीं छापेंगे तब नॉलेज लेके बैठे रहिए घर पे, फिर लोग किनारे हो जाएंगे। चलिए ठीक है बेटा, चलिए फिर लिखिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग पैराग्राफ चेंज कर लिखिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल, ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल, ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल, ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल system follows 4 thermodynamical process, system follows 4 thermodynamical process, 4 thermodynamical processes, processes कर दीजिएगा 4 thermodynamical processes, processes बहुवचन कर दीजिएगा, सात वचन नहीं बहुवचन, processes, ठीक है ना। 4 thermodynamical processes and are as follows, एंड आर एज फॉलोज, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं पर एंड, और कल हम लोग एक एक प्रोसेस को क्या करेंगे समझेंगे, और एक क्या बेसिकली कल 2 ही हो पाएगा, कल 2 प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे वर्क डन निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 प्रोसेस समझाना है, उसके बाद बाकी के दोनों प्रोसेस क्या होता है आइडेंटिकल होते हैं। जैसे आइसोथर्मल में एक बार आप निकाल लेंगे, एडियाबैटिक में एक बार आप निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी आइसोथर्मल एडियाबैटिक ही है प्रोसेस आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। बस एक बार आप देखेंगे कि वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव आएगा? क्योंकि आप जानते हैं जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, P मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1 के। एक हम जनरल ऐसे कर रहे हैं। और अगर आप एक बात बताइए, अगर V2 की वैल्यू V1 से बड़ी है, मतलब क्या एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और V2 हमारा V1 से छोटा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो 2 बार वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, 2 बार वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ये हम लोग वेरीफाई भी करेंगे अभी, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, वेरीफाई भी करेंगे। उसी वेरिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि एक्सपेंशन हो रहा है। हमने आपसे कहा कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो कैसे पता एक्सपेंशन हो रहा है? वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो क्या कहेंगे आप एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव आएगा तो आप क्या कहेंगे कंप्रेशन हो रहा है। बात समझ आ रहा है ना? तो ऐसा ही हम लोग पकड़ते हैं। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं पर एंड, और मिलते हैं कब आप लोगों से बताइए, टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। चलिए बातें ही होती हैं, हैं? किसका? मेरा ही और किसका है? हैं? तुमको लगता है कॉपी करते क्या हम किसी को? आई एम वेरी ओरिजिनल, आई एम डैम ओरिजिनल। ना ना ना, तुम लोग कहाँ न्यूज़ देखते होगे? फेसबुक, आप लोग फेसबुक यूनिवर्सिटी व्हाट्सअप वाले हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप लोग, कहाँ न्यूज़ देखेंगे आप लोग? हाँ लॉकडाउन में तो कैसा लोग देखता था। नहीं टीवी नहीं होता है, ये हम पता नहीं कैसे बोलने लगे, ऐसे हमारा ऐसा ही कुछ बोल देते हैं।